नमस्कार दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ने ज्यामिति में पढ़ा था त्रिभुज को। पहले पार्ट में आप देखेंगे तो त्रिभुज को पढ़ा गया था, यानी जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का हम लोगों ने अध्ययन किया था पार्ट नंबर 1 में। अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और त्रिभुजों का अध्ययन किया था कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हमने कहा कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं, तो हमने यही पढ़ा था कि तीन भुज, समतल तल पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी समतल तल पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब जो त्रिभुज के प्रकार थे, अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया था। एक क्या था भैया, तो आप कहेंगे एक था कोणों के आधार पर, और दूसरा क्या था, तो आपने कहा था दूसरा भुजा के आधार पर। यानी कि त्रिभुज को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक कोणों के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। अब जो कोणों के आधार पे हम लोगों ने बांटा था वह क्या था, तो आप पढ़ सकते हैं कि कोणों के आधार पे जो बांटा गया उसका एक था न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या था, तो दूसरा था समकोण त्रिभुज, और जो तीसरा प्रकार था वह था अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर जो था तो उसमें पहला नंबर था समबाहु त्रिभुज, जो दूसरा नंबर था समद्विबाहु त्रिभुज, और जो तीसरा नंबर था उसका नाम था विषमबाहु त्रिभुज। और एक हमने पढ़ा था दोनों के मिक्स का, यानी मिसलिनियस वाला ट्राइएंगल पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यही था। और हम लोगों ने इन तीन त्रिभुजों का अध्ययन कर लिया था। अब जो हमको पढ़ना था भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा, जो हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है। अब चलेंगे हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। चलिए आ जाते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पे भैया, तो आप कहेंगे भुजा के आधार पर। अब देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जो बांटे गए उसमें पहला नंबर क्या था, तो पहला नंबर था समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों या प्रत्येक भुजाएं बराबर हों, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लीजिए कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज की बात करें कि जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ए बी सी। अगर कहा जाए ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के और बी सी भुजा बराबर है ए सी भुजा के, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वह बराबर है बी सी के, बराबर है सी ए के। तो यह कैसे त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। समबाहु नाम से भी स्पष्ट है, सम माने होता है समान, अब बाहु माने होता है भुजा। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
फिर अगला नंबर क्या था, तो अगला नंबर था हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। जो दूसरा नंबर हम लोगों का था उसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही ना, लिख लीजिए कि वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखा जाए, मान लीजिए यही त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में यह भुजा इस भुजा के बराबर है, जैसे ए बी सी, यानी कि जो ए बी बराबर है भुजा किसके, ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, चलिए तीसरा त्रिभुज पढ़ते हैं। जो तीसरे त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं उसका नाम क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। जो तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं इसमें भैया, उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। यानी विषमबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम का अर्थ ही होता है असमान, बाहु माने भुजा। यानी कि लिख सकते हैं वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, अगर इसमें कहा जाए कि जो ए बी भुजा है वह समान नहीं है बी सी भुजा के, और यह समान नहीं है सी ए भुजा के, तो इसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समान न हो, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी समान नहीं है बी सी के, और यह समान नहीं है सी ए के, मतलब किसी में कोई समानता नहीं है, कोई बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए यह 5 सेमी का हो, यह 7 सेमी का हो, और यह 6 सेमी का हो, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई समानता नहीं है, इसलिए इसी को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए विषम त्रिभुजों को हमने पढ़ा, एक जो हमने पढ़ा था मिसलेनियस वाला, उसे भी यहीं पढ़ लेते हैं, जिसका नाम था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगला नंबर था जो आपका था, जो अगला नंबर था उसका नाम था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो वह त्रिभुज जिसकी कर्ण और आधार दो भुजाएं आपस में बराबर हों और एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और यहाँ क्या हुआ भैया कि यह तो लंब है और यह क्या है, आधार है ना, तो
वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंब और आधार क्या हो, आपस में समान हो, कर्ण समान न हो, उसी को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख भी सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण तथा आधार और लंब क्या हो, समान हो, उसे हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यह त्रिभुज के प्रकार हुए, लेकिन अगर हमने इतना पढ़ा है तो इससे जो त्रिभुज की विशेषताएं हैं उससे प्रश्न बनता है। तो थोड़ी सी हम पढ़ लेंगे आज कि त्रिभुज की विशेषताएं क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल। त्रिभुज की विशेषताओं को थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा उसे हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए अब अगली हेडिंग होगी जिसका नाम होगा त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की विशेषताएं। चलिए हम लोग त्रिभुज की विशेषताओं को बढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल। अब देखिए त्रिभुज की विशेषताएं, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 और 2 पढ़ा, उसके आधार पर जो त्रिभुज की विशेषताएं हो सकती हैं उन विशेषताओं को हम लोग पढ़ने का अध्ययन करेंगे। देखिए पहली नंबर की विशेषता सुन लीजिए। पहली विशेषता क्या है भैया त्रिभुज की? तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की पहली विशेषता क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। या कभी कभी कह देता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण होता है। 2 समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 अंश, तो 2 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 180 अंश। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना? 180 अंश होता है। यानी कि अगर हम कहें कोई त्रिभुज हो, अगर ए बी और सी है, तो हम इतना कह सकते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। यही होगा ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, आ जाइए दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। जो दूसरी पॉइंट क्या है कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अगर आपने पहले पार्ट को पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आपने देखा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण हम कैसे बनाते हैं। देखिए यहां से अगर हम कहें कि कोई एक भुजा को एक तरफ बढ़ाई जाए, मान लीजिए ए बी और सी को हमने डी तक बढ़ाया, फिर अगर कहा जाए कि हमने यह भुजा जो ए बी थी उसको ई तक बढ़ाया, देखिए ए बी भुजा को अब इधर ही बढ़ाया जा सकता है एक तरफ, तो हमने कहाँ तक बढ़ाया भैया? ई तक बढ़ाया। वैसे ही देखिए अब इस भुजा को हमने बढ़ा लिया, इस भुजा को बढ़ा लिया, अब आगे हम बढ़ा सकते हैं इसी भुजा को ना, इसको मान लीजिए हमने यफ तक बढ़ा दिया। ठीक है, यफ तक बढ़ाया, इसका नाम ए था और यहाँ यफ हो गया। अब देखिए जो बाहर कोण बना इसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ अल्फा बना, यहाँ जो बाहर कोण बना वह बीटा बना, और यहाँ जो बाहर कोण बना वही कोण क्या बना भैया? गामा बना। और अगर इस कोणों का हम नाम रख दें, मान लीजिए इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3 रख दें, तो ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश होगा। यही चीज आप चतुर्भुज में भी पढ़ेंगे कि चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होगा। अगर पंचभुज आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि पंचभुज के सभी 5 बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश। अर्थात अगर हम किसी बहुभुज को रख लें
और कहें कि उसके सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा, तो भी हमारा जवाब होगा 360 अंश। इसको आगे पढ़ाएंगे और इस डिटेल से, लेकिन यहां समझिए सबसे पहले त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश। समझिए यहां से, अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर कोण अल्फा धन कोण बीटा धन कोण गामा, अगर हमने चारों को जोड़ दिया तो कितना आएगा भैया, 360 अंश होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश। अब एक चीज और आप तीसरे पॉइंट में एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो सुदूर कोणों के योगफल, सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर इस आधार पे हम कहें तो भैया कोण अल्फा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे अंतः दो सुदूर, यानी इससे जो दूर हैं, यह तो इसका पड़ोसी वाला है ना, दूर के तो ये और दो हैं, तो आप कह सकते हैं कोण अल्फा का मान कोण 1 धन कोण 2 के बराबर होगा। उसी तरह से कोण बीटा का मान आप कहेंगे, देखिए बीटा में आ गए तो बीटा अगर यहां हम आए तो बीटा में देखिए एक उसका पड़ोसी है लेकिन 2 3 उसके दूर का है, तो कोण 2 धन कोण 3 के बराबर होगा। वैसे ही हम अगर हम कोण गामा की बात करते हैं तो गामा का जो मान होगा भैया वह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 और 3 के बराबर होगा, कोण 1 धन कोण 3 के बराबर होगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है, यह बहिष्कोण कहता है। अगर इतना पॉइंट आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर आगे जो विशेषताएं बन सकती हैं उसको हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए अब तक हमने 3 विशेषताएं पढ़ लिया। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश, और त्रिभुज के बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है ना। अब आ जाइए चौथी विशेषता क्या होगी। चौथी विशेषता पे हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग किस पे बात करेंगे, अब त्रिभुज की चौथी विशेषता जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं त्रिभुज जहां भी हो। देखेंगे अभी बहुत ही एग्जामों में त्रिभुज की बड़ी विशेषता है, और आने वाली जो भर्ती लेखपाल है उसके लिए त्रिभुज तो एक ठो अलग से दिया गया है। खास रूप से समकोण त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो अगर हमें लेखपाल की भर्ती में शामिल होना है तो हमें त्रिभुज का अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से करना होगा। अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो हमें नहीं लगता कि त्रिभुज में आपकी कोई समस्या होगी। अब देखिए जो इसकी चौथी विशेषता की हम बात करें तो लिख सकते हैं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि प्रश्न यहां से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा।
अक्सर आप दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ लीजिएगा, अगर अधिक होगा तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। तो आप यह चीज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज कब बनेगा भैया, कि जब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा। मान लीजिए जैसे अगर कहा जाए कि एक त्रिभुज है या कुछ मापें दी गई हों, बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कहा जाए एक माप 3 सेमी दी गई है, एक माप 8 सेमी दी गई है और एक माप जो है 10 सेमी दी गई है, तो बताइए क्या त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम सीधी सी बात कहेंगे, देखिए एक भुजा की माप 3 सेमी, एक की 8 सेमी, जबकि एक की 10 सेमी है ना। अब जोड़िए छोटी भुजा को, 8 और 3 11, अर्थात इससे ज्यादा है ना, तो यह त्रिभुज बन जाएगा। यही पॉइंट कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नहीं एक जो है 5 सेमी की भुजा है, एक जो है 8 सेमी की भुजा है और एक जो है 15 सेमी की भुजा है, बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपका जवाब होगा कि त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। क्यों? 8 और 5 को जोड़ दीजिए, 8 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 13 होगा। लेकिन एक भुजा कितनी है, 15 है, उससे कम हो गया योगफल इन दोनों का, अतः कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि कहा जाए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है या बड़ा होता है। तो निश्चित तौर पे यह चीज पूर्ण होना चाहिए, यहां तो त्रिभुज बनेगा लेकिन यहां त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए आगे ऐसे प्रश्नों को हम लेके आएंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए पांचवा जो पॉइंट की हम बात करते हैं, तो पांचवा पॉइंट लिखा जा सकता है त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। अगर त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा तो भी त्रिभुज बन सकता है। यहां देखिए जो हमने यह पॉइंट लिखा था 15 में से 8 घटाइए तो आप कहेंगे 7 आएगा, इससे कम नहीं हुआ इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे आप देखिए 5 सेमी, फिर 8 सेमी, फिर 15 सेमी, यही हमने फिर रखा। अब देखिए यहां से 15 में से 8 को घटाइए तो आप कहेंगे 7 आएगा घटाएंगे तो। अब 7 सेमी क्या है भैया, इससे तो अधिक है ना, अर्थात त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, सदैव कम हो जाना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। यहां देखिए इसमें से घटाइए। अब देखिए जैसे 3 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी, अक्सर बड़ी भुजाओं को लीजिएगा सबसे अच्छा रहता है। अब देखिए यहां से घटाइए, 10 में से 8 घटाइए 2 बचेगा। अब 2 क्या 3 से कम है ना, जब 2 3 से कम है तो निश्चित तौर पे त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं या त्रिभुज बन जाएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें चौथा पॉइंट क्या था कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, जबकि पांचवा पॉइंट था त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम ही कम होता है, फिक्स है। इस आधार पर त्रिभुज की हम रचना कर सकते हैं और यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए छठा और आखिरी पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत बार बने हैं एग्जामों में और प्रश्न यहां से बनने के चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। और इससे जो अगले वाला पार्ट आएगा उसमें
वह महत्वपूर्ण बातों को पढ़ाएंगे जहां से प्रश्न तो श्योर ही आता है, निश्चित ही आता है वहां से प्रश्न। तो देखिए, जो छठी विशेषता की हम बात करते हैं भैया, तो छठी विशेषता क्या है कि त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, या फिर आप लिख सकते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, जबकि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी तथा होती है, तथा बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तथा बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे समझिए, यहां से अगर हम कहें कि मान लीजिए यही त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, अगर इस कोण को हमने मान लिया, ठीक है, ये कोण जो है 30 अंश का है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे, अगर इस कोण को हमने मान लिया यह 30 अंश और यह 60 अंश, ठीक है, यह 30 अंश और 60 अंश, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो यह समकोण त्रिभुज की स्थिति बन सकती है। चलिए इसे मान सकते हैं समकोण त्रिभुज होगा, अलग बात है वह कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा। चाहे इसको मिटा के अगला उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे ही है, समकोण त्रिभुज ही है। चलिए अब मानिए यह कोण 90 अंश का हुआ, यह कोण 60 अंश का हुआ और यह कोण 30 अंश का हुआ। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, सही है। अब समझिए, यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी भुजा, तो आप जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में यह जो भी यह कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन, तो आप कहेंगे AC। अगर कोई पूछे सबसे छोटी भुजा, तो आपका जवाब होगा सबसे जो छोटी भुजा कौन है, यह 30 अंश है, तो उसके सामने की भुजा है अर्थात AB। अगर वही कहानी समझिए कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर बराबर कोण दिए गए हों, मान लीजिए यह भी कोण आपका जो है अगर हमने कहा कि यह कोण जो है 30 अंश का और यह भी कोण 30 अंश का दिया गया है, 30 30 60, अर्थात यह कोण 120 अंश का होगा, A, B और C। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर पूछी जाए कि कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो आपका जवाब क्या होगा भैया कि जो बराबर कोण है उनके सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात जो AB है वह बराबर होगी AC के, क्योंकि इसी के सामने के कोण आपस में बराबर है। तो कहा जा सकता है, यानी छठा पॉइंट जो हमने लिखा, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी तथा बराबर कोणों के सामने की भुजा भी बराबर होती है। और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह त्रिभुज का पार्ट नंबर 2 था, यानी दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे थे। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे अध्ययन करेंगे वह होगा त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्रक, या फिर त्रिभुज की विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं त्रिभुज के अंदर, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।